पेश मैं आपके पास आता हूं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन इस मामले में अब जरा इज्जा यादव जी के पास मैं जाना चाहूंगा, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। इज्जा यादव जी, ये क्या सरोकार को, जन सरोकारों की बात करने के ये तरीके जायज माने जाएंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जिनकी जो छवि थी वो रॉबिन हुड वाली छवि थी, लेकिन कानून की निगाहों में वो अपराधी थे। अगर आप भरत तिवारी की बात कर रहे हैं कि रॉबिन हुड वाली उनकी प्रवृत्ति थी, तो वो अपराधी तो थे नहीं। अगर अपराधी होते तो उनके ऊपर केसेस होते, धाराएं होती, उनके ऊपर कोई धारा नहीं थी, न अपराधी छवि के थे। वो तो एक सोशल वर्कर थे, समाज के हित में काम करने के लिए वो ब्लॉक और थाना पे जाते थे और वहां दबाव डलवा के वो काम करवाते थे। अभी भी किसी गड्ढे को भरवाने की ही बात थी, मिट्टीकरण करने की बात थी, जिसपे कि वो अड़े हुए थे। अगर अपराधी प्रवृत्ति के होते, एनकाउंटर होता, ठीक है, लेकिन अपराधी प्रवृत्ति के तो नहीं थे। प्रवृत्ति आपराधिक नहीं है, लेकिन अवैध हथियार का ले जाया जाना ये जायज है? अब अगर उनके पास अवैध हथियार था, वो उसे सरेंडर कर दिए, पुलिस हथियार ले सकते थे। लेकिन इनके ऊपर जब ये अपना हथियार सरेंडर कर दिए, इनके ऊपर जब गोली चली, तब तो ये मर्डर हुआ, इनका मर्डर किया गया। अवैध हथियार था, हथियार लेना चाहिए था। जो सजा है वो सजा देते हैं अगर कुछ बनता है इसको लेकर के, तो ठीक है। लेकिन पुलिस ने तो सीधे गोली मार दी। ये अगर आप पुलिस पदाधिकारी से भी पूछें, तो आपके नेता कह रहे हैं कि ये ठोक दो सिस्टम जो है ये अपना लिया गया है। सत्यप्रकाश मिश्रा जी के पास ये बात लेकर मैं जाऊंगा। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, क्या इस तरीके का इंसाफ जो है वो लोगों को दिया जाएगा? ये तरीका होगा सरकार का इंसाफ देने का, ठोक दो वाला? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको आप एक दूसरे तरह से समझिए। अपराधी यदि पुलिस हो जाए, अपराध रोकते रोकते पुलिस अपराध करने लगे, उस पर भी कार्रवाई जरूरी है। और सत्ता, व्यवस्था और जनता तीनों की नजर इस पर है। जो घटना घटी है, सभी वीडियो देखने के बाद ये सबको मत पता है कि भरत तिवारी जी के साथ जो हुआ है वो घनघोर अन्याय है। सरकार ने तुरंत न्यायिक जांच का आदेश दिया और सरकार की जिम्मेदारी बनती, उसके कांधे पे ये जिम्मेदारी है कि न्याय सबको मिले, बिना जाति, धर्म, वर्ग और किसी भी राजनीतिक विचार। तो क्या जीतन राम मांझी जी को आप ये कहेंगे कि आप इस तरह के स्टेटमेंट्स मत दीजिए जो आप दे रहे हैं? अभी जांच चल रही है, सरकार अपना काम कर रही है। और जीतन राम मांझी जी ने जो कहा है उसको चिराग पासवान जी ने उसका जवाब बहुत अच्छा दिया है। इसलिए आप इसको इस संदर्भ में देखिए। अच्छा, जो बात बताइए सत्यप्रकाश जी कि अगर ये वीडियो, सर फिर आप संवेदनशील मुद्दे पर, क्या अगर आपने कहा अब ये वीडियो सामने आ गए, इसमें दिखाई दे रहा है हकीकत क्या है, अगर ये वीडियो सामने नहीं आते तो भी क्या इस मामले में ये सब हो रहा होता? मतलब वीडियोस का सामने आकर स्थितियों को बयान करना पहले आवश्यक है, तब प्रोसीजर वो होगा जो होना चाहिए किसी के लिए। आप कह रहे हैं जांच बिठा दी गई त्वरित रूप से। आप मुझे बोलने के लिए आप सर प्लीज गो अहेड। मैं आपको एक घटना बता दूं, शायद आप नहीं जानते होंगे। सितंबर 1974 में बिहार के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी बाबू जगदेव प्रसाद को पुलिस ने गोली मार दी। वीडियो नहीं था उस समय। आज भी बाबू जगदेव प्रसाद को, जो कि कुशवाहा समाज से आते हैं, उनको बिहार अपना लेनिन कहता है, उनको शहीद मानता है। और मेरी जानकारी में बाबू जगदेव प्रसाद को जिस भी व्यक्ति ने गोली मारी थी, जिस पुलिस ने, कांग्रेस के राज में उसको सजा नहीं हुई, बाद में भी नहीं हुई। आज वीडियो है, सार्वजनिक जगह पे सब दिख रहा है, टेक्नोलॉजी बता रहा है, तभी तो संदेह उत्पन्न हुआ, न्यायिक जांच का आदेश हुआ, पुलिसकर्मी निलंबित हुए और डीआईजी लेवल पर अलग जांच हो रहा है, एफआईआर अलग की गई है। इसका मतलब है कि सरकार की जो जिम्मेदारी बनती है, सरकार वो पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही है। सरकार के प्रति गुस्सा है। तो आपने ये बताने की कोशिश की है कि पहले भी इस तरह के मामले हुए, लेकिन वहां तो कुछ किया ही नहीं गया, यहाँ तो जैसे ही सामने आया है संज्ञान लेकर कार्रवाई की जा रही है। ठीक है सत्यप्रकाश जी, ओपनिंग रिमार्क्स आपके महत्वपूर्ण है, इस पर रिएक्शन लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पद्मा ओझा जी हमारे साथ जुड़ रही है।
सुनिए, आप मुझे पूरी बात नहीं रखने दे रहे। सर आप ही से तो बात हो रही है, पूरी बात आपने रख ली है सर, मैं आ रहा हूं दोबारा। आप बीच बीच में आपकी बातों पे रिबटल मैंने दिया है, लेकिन बात पूरी सुनिए सर। अब पद्मा ओझा जी के पास जाने दीजिए। पद्मा ओझा जी, आपने एक महत्व, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, आपने ओपनिंग रिमार्क दिया, अभी दूसरे राउंड में आपके पास आऊंगा, एक बार में सारी बातें मत कीजिए। पद्मा ओझा जी, ये क्या जनसुराज इस मामले में सियासत की गुंजाइश देख रही है, इसलिए बीच में आ गई? बिल्कुल नहीं, जनसुराज ऐसा कुछ नहीं करती है। सियासत की बात नहीं, वो मेरे ही क्षेत्र की बात है, मेरे ही विधानसभा की बात है, और मैं डे 1 से ये सारी चीजें देख रही हूँ। पहला दिन जब आया उनका वीडियो तो सबने देखा, वो बोला कि गलत है, लेकिन जैसे ही उनका इनकाउंटर वाला वीडियो आया, उसमें साफ देखा जा सकता है कि वो बच्चा जो है, भरत तिवारी जो है, वो यहाँ पे बता रहा है कि मैंने पिस्टल इसलिए उठाया है क्योंकि ये हमारी बात नहीं सुन रही है, न सरकार सुन रही है, न प्रशासन सुन रही है। अगर ये हमारी बात मान लिए होते तो शायद मुझे ये हथियार नहीं उठाने पड़ते। वो बच्चा 6-7 साल से प्रशासन और सरकार से वो तंग आ गया था, वो इतना फेडअप हुआ कि उसको हथियार उठाना पड़ा, उसके पास कोई चारा नहीं था। हथियार भी इसलिए उठा कि उसे लगा कि मैं दिखाऊंगा तो मतलब जब कोई चारा ना बचे तो आप ये कह रही हैं कि इसको अब सामान्य लिया जाना चाहिए। बिल्कुल, कोई चारा ना बचे तो आदमी हथियार उठा ले। देखिए, अभी मैं वीडियो देख रही थी, वहां स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं कि अगर जब कोई चारा नहीं, आपने हथकंडा अपना लिया, रिक्वेस्ट कर लिया, सब कर लिया, और जब आप जा रहे हो न्याय के लिए तो आपके साथ गाली गलौज की जा रही है, आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो हमने देखा था जब भगत सिंह भी ने हथियार उठाया था, चंद्रशेखर आजाद ने भी बम फेंका था, तो आखिर वो क्रांतिकारी थे, वो उस हद तक वो गए। तो आप ये कह रही हैं कि आज जो अंग्रेजों के समय स्थितियां थी वही स्थितियां हैं, इसीलिए आप जन सुराज लाना चाहती हैं। स्वराज्य अभी तक लोगों के पास नहीं है, आप ये कह रही हैं? नहीं आया है। आपने देखा होगा अंतिम वीडियो जो रोंगटे खड़े कर देने वाले। तो पद्मा ओझा जी, क्योंकि बहुत जल्द हमको शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान महत्वपूर्ण मुद्दों पर मिल सकते हैं, और इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से एक राउंड सबसे बात कर लेना चाहता हूं। निर्मल कौर जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। निर्मल कौर जी, अधिकारी होने की हैसियत से और जो तमाम चीजें अभी तक आपके सामने आई हैं इस मामले के संबंध में, आपको क्या लग रहा है? देखिए, जो इस तरह जो वीडियो आए हैं सामने, सबकी जांच होगी, न्यायिक जांच हो रही है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कोई शक नहीं। परंतु वास्तव में क्या हुआ, ये तो न्यायिक जांच के बाद पता लगेगा। कुछ वीडियो पहले आए, बाद में आया, संपूर्ण जानकारी अभी सामने नहीं आई है कि किस तरह वस्तुतः क्रोनोलॉजिकली घटनाक्रम क्या था और किस तरह से उसको पूरा एक सीक्वेंस में सेट करेगी पुलिस, या जो भी जांच की जुडिशियल इंक्वायरी भी बिठाई गई है। मैम, एक बात और आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्या आज के दौर में जस्टिस के मामले में ये एनकाउंटर्स को एक क्विक फिक्स के तौर पे देखा जा रहा है क्या? ये गलत है। एनकाउंटर कोई चीज है ही नहीं न्याय में। एनकाउंटर क्या है? ये तो पुलिस और पब्लिक और फिल्मों का दिया हुआ नाम है। एनकाउंटर कुछ नहीं होता है, और अगर न्याय व्यवस्था जो है उसके तहत ही काम करना है। अगर न्याय व्यवस्था दोषी है या कमजोर है या नहीं न्याय दिला सकती, तो न्याय को बदलिए ना, न्याय व्यवस्था को बदलिए। एनकाउंटर तो गलत है। एनकाउंटर, जिसको आप सो कॉल्ड एनकाउंटर कहते हैं, ऐसी कानूनी रूप से कोई चीज ही नहीं है। आत्मरक्षा में आप अपनी रक्षा कर सकते हैं उतना ही बल लगा के जितना बल ऑपोजिट पार्टी लगा रहे, बस यही है आत्मरक्षा। वो तो आपके घर में कोई आएगा तो आपको भी वही अधिकार है। आपके घर में कोई चला आता है, आप उसको जबरदस्ती आ जाता है, तो आत्मरक्षा में अगर वो आप पे गोली चला रहा है, आप भी वापस चलाने का आपको अधिकार है। जितना बल वो लगा रहा है आपका जो अपोजिट है, तो आत्मरक्षा तो जो सेल्फ डिफेंस के रूल्स है वो सबके पास है। सेल्फ डिफेंस की जो चीजें आत्मरक्षा में जो भी हमने किया वो हर नागरिक के पास है, और उसी नाते पुलिस के पास भी है। पर ये एनकाउंटर कोई ऐसी चीज नहीं है। और मुझे तो लगता है अगर हमारी ढीली है न्याय व्यवस्था या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, तंत्र जो है हमारा, आपराधिक न्याय का जो तंत्र है वो एकदम ढीला है, ठीक नहीं काम कर रहा, तो उसको देखिए ना। ये तो सच में है कि हम कहते हैं हमने बड़े लोगों को ट्रायल पर डालते हैं। सबसे पहले आप अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ट्रायल पर डाल लीजिए, फेल करेगा पूरा। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ही ट्रायल अगर आप कर ले, किस तरह से आपका इसके कई अंग है, पुलिस एक है, फिर प्रोसिक्यूशन है, फिर जुडिशरी है, तीनों अंग है, तब जाके ना किसी क्राइम से आप डील कर पाते हैं। पुलिस अपने आप में कुछ नहीं कर सकती, फिर प्रोसिक्यूशन उसको प्रोसिक्यूट करेगा। एविडेंस इतना स्ट्रिक्ट लाना है कि चाहे गिल्टी आदमी छूट जाए पर इनोसेंट को सजा ना हो। तो बहुत सारे केसेस फेल करते हैं, कन्विक्शन रेट बहुत कम होता है, बहुत कम कन्विक्शंस होते हैं।
पर उसका जवाब एनकाउंटर नहीं है। एनकाउंटर उसका जवाब नहीं है। देखिए विजिलेंटे जस्टिस भी होता है जिसमें कई बार पब्लिक लोग के लोग तो एक अब मिलके दूसरा सजा पहलू भी देते हैं। पूछता हूं, ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है कि इसका कभी भी जवाब एनकाउंटर नहीं हो सकता। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अपने आप में बड़ा लचर दिखाई देता है, लेकिन सिस्टम एज सच मैम, क्योंकि ये बात भी हो रही है कि अगर सिस्टम लोगों की अपेक्षाओं के मुताबिक काम नहीं कर रहा है और उससे इंसाफ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक आम आदमी इस हद तक परेशान हो सकता है कि वो अवैध हथियार हाथ में उठा ले। इसको कैसे देखती हैं? उचित नहीं है, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। और उसके लिए मतलब आर्म्स एक्ट का केस बनता है। अगर आप हथियार हाथ में ले लेते हैं, आर्म्स एक्ट का केस बनता है। और अगर आप इतना इमोशनल और इतना मतलब इस तरह से होके करते हैं, जो अवैध है वो अवैध है हर किसी के लिए, पब्लिक के लिए भी, नेता के लिए भी और सबके लिए, हर नागरिक के लिए वो अवैध। तो हथियार उठाना, तो देखिए इतना बड़ा लोकतंत्र है, व्यवस्था बनी हुई है, आप जाइए जनता में अपनी बात कहिए, आप गोली से भी कह सकते हैं। और मैम एक बात और, आप जब सर्व कर रही थी और डिफरेंट गवर्नमेंट्स को आपने आते और जाते हुए देखा होगा, क्या इस मामले में अप्रोच एक ही जैसी होती है कि जो हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, बियॉन्ड अ पॉइंट जो लग रहा है कि ये नहीं फिक्स हो रहा है, उसके लिए क्या एनकाउंटर का क्विक फिक्स होता है क्या? ये आपसे समझूंगा मैं, लेकिन इज्जा यादव जी के पास अभी जाना चाहता हूं। इज्जा यादव जी, हवाला दिया जा रहा है, गया बाराचट्टी का उदाहरण दिया जा रहा है, आशियाना मोड़ का उदाहरण दिया जा रहा है, लालू यादव का राज याद दिलाया जा रहा है और कहा जा रहा है उस जमाने में इन मामलों में क्या हुआ था। देखिए वो समय आप 20-25 साल पीछे आप जा रहे हैं, और जब भी आज कंटेम्प्रेरी समय में कुछ भी होता है तो आप हमेशा 20 साल 25 साल चले जाते थे। कानून व्यवस्था हमेशा एक रहती है, और इस तरह का जो एनकाउंटर होता है कि आपने आर्म सरेंडर करा करके गोली मार दी, ये तो गलत है ही, इसकी कोई पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन साथ ही साथ अभी की सरकार जो है उसको ये सोचना चाहिए, सरकार पे ये इल्जाम भी लग रहा है कि जातिवादी करती है एनकाउंटर पे, तो इससे भी सरकार को बचना चाहिए। सामने क्या है, अपराध कितना बढ़ा हुआ है, ये कहने की बात नहीं है, आंकड़े बताते हैं। भले ही लालू प्रसाद यादव जी के समय को लोग बदनाम करते हैं, लेकिन अगर आप आंकड़े मिलाएं तो आज जितने जितने अपराध हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, बैंक लूट हो रहा है, उस कंपैरिजन में अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। जबकि उस समय बिहार और झारखंड एक साथ थे, अभी तो आपका झारखंड का पोर्शन हट गया है, आधा बिहार हट गया है। तो आप कह रही है कि मानवाधिकार के मामले में या वो जो जंगल राज टैगिंग थी वो सब एक राजनीतिक विद्वेष के तहत थी। असल में लालू जी या राबड़ी जी के समय जिस तरीके से चीजें चलाई गई, आप समझ रही हैं कि बड़ी आदर्श के करीब थी और उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी। इज्जा जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन कुछ एक चीजें यहां पर्सपेक्टिव के लिए और भी सामने रखना चाहता हूं। एनकाउंटर पर बिहार पुलिस ने अपनी गलती बहरहाल मानी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार क्या बोले? अभियुक्त को संभाल नहीं पाए पुलिस वाले, एडीजी ने कहा। भरत को गोली मारने पर एडीजी ने कहा आत्मरक्षा में गोली चलाने का हक है। एडीजी ने यह बात कही कि आत्मरक्षा में गोली चलाई जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से भरत तिवारी को हैंडल किया जाना चाहिए था वैसा पुलिस वाले कर नहीं पाए। अभियुक्त था, उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया और टाइमली उसको नियंत्रण में नहीं ला सके और उसका वीडियो वगैरह वायरल हुआ। इस आरोप में एक एसएचओ, 2 सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई और एक कांस्टेबल जो थाना से गए थे, उनको सस्पेंड किया गया। पुलिस जो है वो आत्मरक्षार्थ गोली चलाती है, वो कानून के तहत एक एक्सेप्शन है, उसमें हमें आत्मरक्षार्थ गोली चलाने का अधिकार दिया गया है।